स्वागत है हमारे YouTube चैनल योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आज आपके समक्ष 9वीं वर्ग की जो पहला अध्याय हमारा है, हमारे आसपास के पदार्थ, उसी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि अभी जो आने वाले समय में मई में एग्ज़ाम होंगे उसके लिए महत्वपूर्ण हैं, उसी को दृष्टि में रखते हुए मैं ये पाठ तैयार कर रहा हूँ ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी हो सके और आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर्स कर सकें। तो चलिए हम इसी की ओर आगे चलते हैं। और हम ये जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसी को उद्देश्य में रख कर के ये वीडियो बनाई गई है। और ये एग्ज़ाम जो होगी इसके बाद आपको अगले क्लास में प्रमोट किया जाएगा, लेकिन ये फॉर्मली एग्ज़ाम तो ली ही जाएगी। तो पहला जो हमारा इसमें टॉपिक है कि संसार की सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी है या जिस वस्तु से बनी है उसी को पदार्थ कहते हैं। और ये वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है स्थान या आयतन घेरती हैं पदार्थ कहलाती हैं। प्राचीन भारत के दार्शनिकों ने पदार्थ को पंचतत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश से बना बताया। पदार्थ को इन्हीं पंच तत्वों में वर्गीकृत किया गया है, जो कि आज के समय में ये सरासर झूठ होती है कि प्राचीन दार्शनिक कौन थे भारत के, इसके बारे में सही साक्ष्य नहीं है। लेकिन भारत में जो पुरातन पंथी लोग हैं उन्होंने इसको ज़बरदस्ती साइंटिफिक रेवोल्यूशन मान करके साइंस की किताबों में पोगापंथ और अंधविश्वास को फैलाने के लिए इसको डाल दिया है। और जिसको समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कई बार कहा जाता है कि ये पंच तत्व जो हैं, हवा एक पंच तत्व है, तो हवा पंच तत्व नहीं है, हवा एक मिश्रण है, तत्व तो हो ही नहीं सकता। पृथ्वी एक ग्रह है और पृथ्वी जो ज़मीन है ये भी एक मिश्रण है। अग्नि को हम तत्व नहीं कह सकते, जल को तत्व नहीं कह सकते, आकाश को तत्व नहीं कह सकते। तो इसको पंच तत्व कहा गया है, जो कहीं से भी आज के साइंटिफिक दृष्टिकोण से सही नहीं है। चाहे कहने वाले कुछ भी कह ले, तो ये हमको समझना होगा कि हमें क्या पढ़ाया जा रहा है। आज के समय में हमें ज्ञानी बनाया जा रहा है या अज्ञानी बनाया जा रहा है, ये समझने की आवश्यकता है। क्योंकि आज के दौर में जो शिक्षा दी जा रही है भारत के लोगों को, वही लोग हमको विज्ञान की शिक्षा देते हैं जो पूजा पाठ और व्रत करते हैं, जो पाखंड फैलाते हैं। वैसे लोगों से कभी देश का भला नहीं होगा। क्योंकि साइंस कहता है कि पहले आप किसी भी चीज़ को समझो, उसके पीछे के कारण को जानो, समझो, उसके बाद मानो। लेकिन आज हमारे देश में जो परंपराएं मानी जाती है, जो तौर तरीके बताए जाते हैं, वो बिना समझे मानने के लिए कहा जाता है। तो ये अंधविश्वास है। और इससे हम विज्ञान को नहीं मान रहे हैं, बल्कि हम क्या देश में को हम कोड़ में फंसा रहे हैं। तो हमको इस चीज़ को समझना होगा। तो ये सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। ये हम मानते हैं कि सभी पदार्थ कोई ना कोई कण से मिलकर बना है, चाहे वो एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे और भी हो, मेसोन हो, चाहे पॉजिट्रिनो हो, चाहे न्यूट्रिनो हो। तो पदार्थ के जो तत्व होते हैं, ऐसे तो तीन तत्व, पदार्थ के तीन भाग जो मानते हैं, जो टूटते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अणु और परमाणु, उसमें भी टूटता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। उससे भी कई छोटे तत्व माने गए हैं आज के समय में। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच में गैप होता है, रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। ये भी हमको मानना पड़ेगा। पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं, और ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। ये हो गया समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। विसरण मतलब मिलना। तो विसरण का अर्थात हमको मिलना पड़ेगा, समझना होगा कि मिलना। विसरण जैसे कि धुआं
हवा में धुआं मिल जाना, हवा में सुगंध का मिल जाना है, हवा में दुर्गंध का मिल जाना, ये सारा चीज़ क्या है विसरण के अंतर्गत होता है। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है और यह बल कणों को एक साथ रखता है। इसे अंतरानुक बल भी कहा जाता है। प्रत्येक पदार्थ में यह आकर्षण बल अलग अलग होता है। इन्हीं बलों के कारण पदार्थ की अवस्थाएं बनती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उनकी कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। अगला पॉइंट हमको देखना है, इसमें से बल लगाने पर ठोस टूट सकता है लेकिन इसका आकार नहीं बदलता। तो सीधा सीधी हम कह सकते हैं कि बल लगाने पर ठोस टूट सकता है लेकिन इसका आकार नहीं बदलता है। द्रव का कोई अपना आकार नहीं होता है। जिस बर्तन में इसे रखते हैं ये उसी का आकार ले लेता है, परंतु द्रव का आयतन होता है और ये निश्चित होता है। द्रव में ठोस, द्रव में गैस, तीनों का विसरण संभव है। ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। यही कारण है कि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता या कंप्रेशन काफ़ी अधिक होता है। तापमान एवं दाब में परिवर्तन के कारण पदार्थ की अवस्थाएं बदली जा सकती है। जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका ताप उस पदार्थ का गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। तो ये अगला पॉइंट हो गया इसको। इसके बाद हमको समझना है इसका जो अगला पॉइंट है आने वाले कि गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं जाता, तापमान नहीं बदलता, चाहे उसमें और भी ऊष्मा दे दी जाए, पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को भी या पदार्थ के आकर्षण बल को बदलने के लिए ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके, तापमान में कोई वृद्धि दर्शाए, पदार्थ उस अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और यह ऊष्मा पदार्थ में छिपी रहती है जिसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट वायुमंडलीय ताप पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय ताप पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, इस ताप को उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन होता है। द्रवावस्था में परिवर्तन हुए बिना सबसे पहले हमको समझना कि द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच में परिवर्तन के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं बनती है। ठोस CO2 द्रवावस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित होती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं और ड्राई आइस जो एक बर्फ़ की सिल्ली के जैसी होती है, यदि किसी व्यक्ति के हाथ में दे दी जाए और उस व्यक्ति का हाथ गीला हो तो वो व्यक्ति झुलस सकता है, जल सकता है, जैसे कि उसके हाथ में जला हुआ कोयला डाल दिया गया हो। और यदि सूखे बर्फ़ जो जिसे हम ड्राई आइस कहते हैं, तो ड्राई आइस की अभिक्रिया पानी के साथ करा दी जाए और जिस कमरे में कोई व्यक्ति हो या जिस कमरे में ड्राई आइस रखी गई है, सूखी ड्राई आइस, उसको जिस कमरे में रखा गया उस कमरे के सारे खिड़की दरवाजे और हॉल जितने भी हॉल्स हैं वो सारे बंद कर दिए जाए और वहाँ पर नल चालू कर दी जाए, तो
पानी के साथ संपर्क में आते ही ड्राई आइस जो होता है वो ड्राई आइस सीधे आपका CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी भयानक रूप से उस कमरे में CO2 बन जाएगी कि वो जो भी व्यक्ति होगा उस कमरे में उसकी सफोकेशन की वजह से या दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। तो ये एक साइंस के तौर पे, साइंटिफिक तौर पे बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसको लोग आज के डेट में पढ़े लिखे लोग इसको गलत चीज़ों में भी इस्तेमाल किया जाता है, किसी को मारने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसको जानना होगा कि ड्राई आइस है क्या, क्योंकि साइंस का उपयोग है तो दुरुपयोग भी है। इसलिए इसको जान लेना बेहतर है कि ड्राई आइस कितना बेहतर है, कितना ख़तरनाक है। तो अगला पॉइंट इसका अंतिम दिया है, दाब के बढ़ने पर ताप के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल सकते हैं। अगला दिया है इसमें अंतिम जो पॉइंट है इसके बाद इसके आगे का जो पॉइंट है वो मैं अगले दिन आपके साथ समक्ष लाऊंगा। तो अगला इसका जो पॉइंट दिया गया है वो दिया है कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण या इवापोरेशन कहते हैं। वाष्पीकरण से शीतलता आती है। इसके बाद जो पाठ्यगत प्रश्न है या महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे मैं कल आपके समक्ष लाऊंगा। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें, ताकि उन तक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स पहुंचती रहे। धन्यवाद।